हाय गाइस, आज की वीडियो में मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं और लोगों को मैसेज कर रहे हैं। ओबीसी क्रिशल डेट के बाद का बनेगा, ईडब्ल्यूएस क्रिशल डेट के बाद का बनेगा, और भी बहुत सारे की करेक्शन विंडो में आप क्या क्या एडिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में आ रही है कंटिन्यूसली। इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ईडब्ल्यूएस अगर ओबीसी क्रिशल डेट के बाद का है तो क्या वो वैलिड रहेगा, और डिपार्टमेंट में डीवी कैसा होगा। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल है कि डिपार्टमेंटल डीवी कैसे होगा, तो आज की वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता, और जो मैं डिपार्टमेंट का डीवी है उसको इसलिए आपको अच्छे से समझा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद 3 से 4 बार डिपार्टमेंटल डीवी ले चुका हूँ और दे भी चुका हूँ। मतलब कंडक्ट भी कराया हुआ है, उस पार्ट टीम का पार्ट भी रहा हूँ और अपना डीवी भी करवाया। रिसेंट ईडब्ल्यूएस का भी डीवी करवाया था, तो और वो भी बताऊँगा। एसएससी के साथ एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंट के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि अब डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को, तो क्या उसमें नए चैलेंजेस रहते हैं। जैसे एसएससी प्रोविजनल दे देता था, क्या डिपार्टमेंट वैसा करेगा। ये सारी चीज़ें करेक्शन विंडो में क्या करेक्ट होगा आपका, क्या कैटेगरी आप वहाँ बदल पाओगे, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, पहली चीज़ तो ओबीसी के लिए डिस्कस करूँगा। ओबीसी वालों को ये डाउट है कैंडिडेट्स को कि हम क्रिशल डेट के बाद बनवा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद एसएससी ने अपने लेटर में और डीओपीटी के कंसल्टेशन के बाद ये निकाला था कि 180 दिन बाद तक भी क्लोजिंग डेट की एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। यानी आपके अगर ओबीसी नहीं बनाए तो यू डू नॉट टेक टेंशन। मुझे भी बहुत मेल करे आपने, और यूट्यूबर्स को भी मेल करे होंगे। आई होप यू विल गेट आंसर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आप जो है इससे बेफिक्र हो जाओ। ये जो नोटिस है वो भी दिखा देता हूँ आपको कि जो 3 साल तक का तो चलेगा ही चलेगा आपका, जो साफ साफ लिखा है कि 3 years बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, वो तो चलेगा ही। ठीक है, उसके बाद 180 बाद का भी चलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो एसएससी ने निकाला हुआ इम्पोर्टेंट नोटिस, सबमिशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट। इसमें इन्होंने साफ बोला है कि देयरफॉर बिफोर द लास्ट डेट रिसिप्ट एंड अप टू 180 डेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी एक्सेप्टेड। तो आपका भाइयों एक्सेप्ट किया जाएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, इतनी टेंशन लोगे यार इस चीज़ की। मेरे को इतने मेल आ गए फॉर्म भरने के, अब 3 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, जिन्होंने यूआर से भर दिया वो दोबारा भर सकते हैं करेक्शन विंडो में। जी हाँ, आप करेक्ट कर पाओगे। जब वो पोर्टल को ओपन करेंगे ना, आपकी करेक्शन करने के लिए 200 रुपये लेंगे, तो वहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन में जाके आप कैटेगरी बदल सकते हो। ठीक है, उसका भी तरीका बता देंगे। फिलहाल ये है, ये केस भी हमने पढ़ लिया, इस अब्दुल रशीद वाला। इस केस को पढ़ने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना और कमेंट करना अगर कुछ समझ आया और नहीं आया तो। ठीक है, ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी ओबीसी है, स्पेशल आपके लिए वीडियो बन रही है ओबीसी डब्ल्यूएस वालों, ये और किसी से कोई लेना देना नहीं, स्पेशल क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। झारखंड में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, स्पेशली झारखंड वालों को भी बता दूं कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जनवरी 2017 ये साफ लिखा है कि 103 साल और 180 दिन तक का ये रहेगा, उस टाइम से लेके अब जब भी एसएससी के नोटिफिकेशन निकलेंगे। ठीक है, जहाँ पर डीवी हो चुका है उसके लिए भी बोला था उस टाइम पर। ठीक है, और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो प्रोविजनल रहेंगे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय यूजर डिपार्टमेंट। तो देखिए, डिपार्टमेंट क्या करता है वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट आपके सर्टिफिकेट को लेके एनक्लोजर बना के डिप्टी जो मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, डीसी या डीएम, उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के उनको लिखता है जहाँ पर आप रहते हो कि आप इनका सर्टिफिकेट की जांच करवाएं। वो आपके तहसीलदार को लिखते हैं, वो आपके जिसको लिखे मार्क होके आपने जहाँ से बनवाया वहाँ के डॉक्यूमेंट को देखते हुए वहाँ से रिपोर्ट आती है कि यस वेरिफिकेशन पर सब सही पाया गया, तब आप जो है निष्फिगर हो जाते हो। ठीक है, रिजेक्शन जो है ओबीसी का साफ बताया कि मियर ग्राउंड ऑन बिलेटेड सबमिशन। ठीक है, ऑन द रिलेवेंट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन वर्चुअली थ्रोइंग आउट अ मेरिटियस स्टूडेंट। एक अच्छे बच्चे को बाहर निकाल देने वाली बात हो जाएगी अगर डेट के बाद वाली बात भी है। अगर डेट के बाद भी आप सबमिट करते हो ना, तो इससे आर्टिकल 14 और 16 वायलेंट होता है। इसलिए कोर्ट ने बोला था कि ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं सबमिशन के लिए, नेसेसरी
सेम अप्लाई होगा। तो टेंशन की बात नहीं है, 180 दिन बाद के बाद भी आप हैं अगर, तो आप कैट में अप्रोच करोगे तो जीतोगे। डिपार्टमेंट इन चीज़ों को टेंशन नहीं लेता, वो डीएम को लिखते हैं लेटर, वहाँ से वेरिफिकेशन आने देते हैं। ये अब्दुल राशिद का केस है भाई, ये भी हमने पढ़ लिया, आप भी पढ़ सकते हो। इसमें भी साफ क्या लिखा है कि भाई पिटिशनर ने जो है गवर्नमेंट ऑफ केरला में ये करा था, रिजेक्शन उसका कर दिया था कि ओबीसी सर्टिफिकेट टाइम पीरियड पे नहीं था, स्टिपुलेटेड डेट पे नहीं था, तो उसने करा भाई वो जीत के आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप भी जीत सकते हो। इस सारी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ कि आपका एक्सेप्ट होगा 180 दिन बाद का भी, उससे बाद का भी है, तो भी आप अगर कोर्ट में जाते हो तो ये चीज़ें वैलिड है जिन पर आप अपना पॉइंट रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो एसएससी ने भाई डर बनाया है पूरा, वो दिखा दूँ क्रूशियल डेट। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब भी कोर्ट में मामला गया पीछे वाले केस में भी, उसमें ये बोला कि आपने डेट तो पता ही नहीं थी, हम कैसे मान लें। तो अब लिखा है कि जहाँ पर नहीं है स्पेसिफाई वहाँ पर 8 अक्टूबर जो लास्ट डेट है वो रहेगी। जैसे इन्होंने बोला एक्स कैंडिडेट ओबीसी का एग्जांपल दे दिया डराने के लिए कि डीवी में अगर उसको पता चला वैलिड ओबीसी नहीं है तो उसे कैंसिल कर देंगे। भाई वैलिड तो आपका होगा, वैलिड कौन सा नहीं, जिसका गलत हो वो वैलिड नहीं है। बट अगर आपका ओबीसी वैलिड है और आप डेट का आगे पीछे का लोचा है तो यू आर क्लियर एंड डू नॉट टेक टेंशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी टेंशन है तो हम बैठे हैं, आप क्वेरी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन मस्ट इंश्योर दैट ही शुड पोजेस दिस एंड फॉलो ऑन क्रीमी लेयर, डज नॉट फॉलो ऑन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखी है कि कैंडिडेचर प्रोविजनल रहेगा जब तक डिपार्टमेंट वेरीफाई नहीं करा लेता। तो ये तो ऑब्वियस है। SC ST OBC जो सेलेक्ट हो रहे हैं अब यहाँ पर है कि अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर मैं जनरल में सेलेक्ट हो गया तो क्या होगा मेरा, तो भाई आप जनरल में होगे सेलेक्ट। बट अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है, बोला ना रिलैक्स स्टैंडर्ड पर अगर आप ले रहे हो या कोई ऑलरेडी वर्किंग है उस पर ले रहा है, तो वो कैटेगरी में ही सेलेक्टेड माना जाएगा, उसको जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सारे डाउट आ रहे हैं भाई, देखो जमशेदपुर झारखंड वाले का यही डाउट है। ठीक है, ये भी यही डाउट है लड़की का कि अभी तक नहीं बना है, दशहरा की वजह से 5 से पहले की डेट नहीं डालेंगे। ठीक है, ये भी यही है कि EWS के लिए पहले का था अब नहीं है, मैं जॉब में हूँ तो मैंने 6 मार्च को मिला, अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। झारखंड वालों की बड़ी समस्या आ रही है, वहाँ स्ट्राइक है इसलिए। तो यार देखिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, OBC वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना। अब EWS का डिस्कशन करेंगे। EWS में बता दूँ कि हाँ क्रूशियल डेट का थोड़ा सा पंगा है, बट मैं इसको समझाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहना। अब बात कर रहे हैं EWS की। ये आया 19 सितंबर को, DOPT ने क्लेरिफिकेशन दी, जितने क्वेश्चन है उनको समझाया कि भाई आपका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देखते हैं जितने भी आपके दिमाग में आते हैं, वीडियो करते जाना लाइक। ठीक है, अगर लैंड प्रॉपर्टी एक जगह से एक से ज़्यादा पेरेंट आपके नाम पर नहीं है और पेरेंट के और एक से ज़्यादा चाइल्ड है उनका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो क्या आप कर सकते हो। देखिए पेरेंट्स की फैमिली इनकम और पेरेंट्स की जो है आपकी ज़मीन सब काउंट होगी, तो इसलिए आप EWS नहीं माने जाओगे अगर उनकी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड लिमिट से। एग्रीकल्चर लैंड प्लेट अगर एक से ज़्यादा दूसरे स्टेट में है तो वो भी काउंट होगा। ठीक है, अगला रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो उसका मतलब क्या है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों। तो इन्होंने बोला मेंशन तो रेजिडेंशियल है बट ये अनफेयर होगा, इसलिए कमर्शियल भी काउंट होगा आपका। ठीक है, आपकी दुकान वुकान जो भी सब काउंट होगी। विल द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अगर ग्रैंड पेरेंट की और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो नहीं, दादाजी फैमिली में नहीं आते, इसलिए आप EWS माने जाओगे अगर दादा के नाम पर है सब। हाफ रेजिडेंशियल प्लॉट इतना है और हाफ जो रूरल एरिया में। देखिए 100 आपका होना चाहिए स्क्वायर यार्ड म्यूनसिपालिटी में, 200 होना चाहिए नोटिफाइड नहीं है जो उनमें। ठीक है, इन अदर नोटिफाइड। तो ठीक है, इस पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 गज से ऊपर अगर 102 भी है ना म्यूनसिपालिटी में तो यू आर नॉट EWS। कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्लॉट की बैरन लैंड पर है तो प्रॉपर्टी देखिए कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये मेंशन ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो आपके ऊपर अप्लाई होगा रूल। ठीक है, आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट का मतलब क्या, कैसे मेजर होगा। रेजिडेंशियल प्लॉट में आपकी सब कुछ काउंट होगा, ईंट वगैरह, आपका हॉल वॉल काउंट नहीं होगा और उसमें उसे काउंट किया जाएगा इनकम एंड एसेट में। ठीक है, डिफरेंस क्या है रेजिडेंशियल फ्लैट एंड रेजिडेंशियल प्लॉट में। रेजिडेंशियल फ्लैट और प्लॉट में, फ्लैट में ड्वेलिंग यूनिट जितनी है वो आ जाती है, एक फ्लैट है 2 फ्लैट है, प्लॉट के एक ही प्लॉट है उस पर बने हुए हैं। ठीक है, मान लो किसी और का प्लॉट है और उस पर आप दूसरे फ्लोर पर रहते हो, फ्लैट है तो दैट इज़ फ्लैट, दूसरा तीसरा आपका दैट इज़ फ्लैट, बट पूरी बिल्डिंग है तो वो प्लॉट है। पर्सन अगर इफ़ अ पर्सन हैज रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन एग्रीकल्चर लैंड विल बी ट्रेड। देखिए जितना एग्रीकल्चर लैंड पे वो रेजिडेंशियल माना जाएगा, बाकी बचे को खेती वाली ज़मीन मानी जाएगी। आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट अगर सुपर एरिया वो ईंट वगैरह काउंट होंगी आपकी। ठीक है, और आपका वो काउंट नहीं होगा जो आपका पिलर ये क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ियाँ वगैरह जो बाहर से सीढ़ियाँ चले आती है वो एरिया नहीं होगा, और ना आपका कॉमन एरिया काउंट होगा जो बरांडा वगैरह बाहर हो
रहता है, ठीक है। माइग्रेंट, यस माइग्रेंट होंगे काउंट, क्योंकि वो किसी कास्ट में अगर उन्हें बेनिफिट नहीं है तो वो होंगे, ठीक है। अगर पर्सन ओबीसी में है पर वो स्टेट की लिस्ट में है और सेंट्रल में नहीं है, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट का भी है कि हाँ अगर आप दिल्ली से हो या कहीं ऐसी जगह से हो जहाँ आप ओबीसी हो बट सेंट्रल में नहीं आते, तो यस यू कैन अप्लाई अंडर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अनफिल्ड वैकेंसी को ईडब्ल्यूएस की कैसे काउंट करेंगे? अनफिल्ड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, अगर बच्चे नहीं है ईडब्ल्यूएस के तो उसे यूआर में या और कैटेगरी में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात करें अगर हम जो पैसे अलग अलग जगह से आते हैं पीएफ और इधर उधर से, उनको काउंट किया जाएगा, सब कुछ काउंट होगा, पैसे जितने पैसे आ रहे हैं जो है वो ग्रॉस इनकम काउंट होगी 8 लाख से, ठीक है, नीचे होनी चाहिए। ग्रॉस सैलरी में आईटीआर में अगर कम है तो देखिए आईटीआर नहीं, ग्रॉस सैलरी जितनी है वो, पेंशन काउंट होगी, पेंशन फैमिली पेंशन सब काउंट होगा। कंपिटेंट अथॉरिटी डिफरेंट स्टेट यूटी की क्या इशू कर सकते हैं? देखिए डिफरेंट फॉर्मेट में नहीं करना है, सेम फॉर्मेट रहना चाहिए जो ऐसा सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वही। अब अंचल अधिकारी और नायब तहसील, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन, इसके ऊपर तो कोर्ट केस हो गया, बिहार के लड़के ने कोर्ट केस करा, असिस्टेंट कमांडेंट के यूपीएससी के एग्जाम में, उससे अंचल अधिकारी का रिजेक्ट कर दिया। तो अंचल अधिकारी, फिर ये बात आई कि दिल्ली में जो अंचल तहसीलदार है वो अंचल अधिकारी उसी के बराबर है बिहार में, तो इसलिए अंचल अधिकारी वाला वेरीफाई मतलब आपका सही है वो काउंट होगा, ठीक है। और नायब तहसीलदार का नहीं होगा, वो तहसीलदार होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अगर इनकम सर्टिफिकेट फेक पाया जाए बाद में तो क्या होगा? देखिए बाद में अगर फेक होगा तो उसको टर्मिनेट कर देंगे, अगर आपका सिलेक्शन यूआर से नहीं और ईडब्ल्यू से हुआ है, ठीक है, उस केस में ऐसा होगा कि आपको जो है टर्मिनेट कर सकते हैं अगर वो फेक रहता है, बाद में पता चलता है ऐसा, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्रूशियल डेट क्या रहेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये इसका इंतजार था, ठीक है। अब इतनी वीडियो लंबी हो गई इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, खत्म कर रहे हो। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रूशियल डेट का। देखिए क्रूशियल डेट सबमिशन का इनकम टैक्स का जो है इनकम और एसेट सर्टिफिकेट का शैल बी क्लियरली मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश बाय रिक्रूटिंग। अब इसलिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है 8 अक्टूबर। अगर इनकम सर्टिफिकेट उसका क्रूशियल डेट के बाद का होता है तो उसको उस केस में क्या करेंगे? फॉर द लेटर फाइनेंशियल ईयर शैल बी ट्रीटेड एज मेजर डिस्क्रिपेंसीज। देखिए साफ बोला, इनकम एंड सर्टिफिकेट इशूड सब्सिक्वेंट टू क्रूशियल डेट। अगर क्रूशियल डेट के बाद का हो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एंड फॉर द लेटर फाइनेंशियल ईयर शैल बी ट्रीटेड, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे। इन दिस रिगार्ड, अब ये वाला केस भी मैंने पूरा पढ़ लिया। इस केस में यही चीज़ें हुई कि उन्होंने बोला कि डेट अलग थी या उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं था, उसका फॉर्मेट अलग था, ये सारी चीज़ें हुई। अंचल अधिकारी, इस केस में सारे पटिशनर को इंक्लूड किया गया, आप भी पढ़ सकते हो, मैंने कुछ ग्लिम्स इस वीडियो में देने की कोशिश करी है, ठीक है, वो बताता हूँ अभी आपको। सील वगैरह जो है उसके ऊपर भी एक केस था, और टाइम लिमिट ऐसी कुछ है नहीं ईडब्ल्यूएस की, कभी भी बनवाए, बट हाँ फेवर में होना चाहिए एस्पिरेंट के। देखिए ये था कोर्ट केस जो अभी बता रहा हूँ गौरव सिंह वाला, उसमें लिखा है कि सर्टिफिकेट इशू हुए अलग अलग डेट पे, तो साफ साफ कोर्ट ने बोला है कि इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होता है ईयर टू ईयर, तो इसलिए एसेंशियल नहीं है कि उसका एसेंशियल है कि रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो हेल्पफुल रहे और कन्फ्यूजन दूर करे। मतलब फाइनेंशियल ईयर सही होना चाहिए, आप उस ईयर में गरीब थे ये मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ से ये निकल के आया कि रिस्पोंडेंट यानी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी थी यूपीएससी, उसको बोला कि इनको लो और इनको ईडब्ल्यूएस में ही काउंट करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी, उसमें आप पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल ईयर पहले का होना चाहिए, बस एप्लीकेशन का ये मेंशन करें कि रिक्वायर द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर जो है। तो फाइनेंशियल ईयर अगर आपका सही है तो वो मैटर करेगा। आपकी डेट हालांकि नोटिफिकेशन में है और ऐसा FAQ में भी है कि डेट के बाद का नहीं होगा, बट फाइनेंशियल ईयर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए डिपार्टमेंट में जब मैं गया और SSC में जब मैं गया तो बाद वाली डेट का भी काउंट किया उन्होंने, उन्हें प्रोविजनल नहीं दिया, बाद की डेट वाले जैसे किसी की क्लोजिंग डेट के बाद का था, 31 अगस्त के बाद का था, तो उसको उन्होंने ईडब्ल्यूएस माना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पूरे साल का है। आप अगर 8 अक्टूबर के बाद गरीब हो तो आपका पूरे साल का बन रहा है, आप 8 अक्टूबर से पहले भी गरीब हो, इस वजह से OBC का 6 महीने बाद तक का माना जा रहा है। उस साल के मिड में भी अगर वो फॉल करता है तो उस ग्राउंड पर भी आप फाइट कर सकते हो। तो जीत तो आपकी है ही है, बाकी आप थोड़ा रिस्क है, डिपार्टमेंट के पास है तो डिपार्टमेंट इतनी टेंशन नहीं लेते, वो होल्ड कर देंगे, तो वो होल्ड करके पहले आपका वेरीफाई करवा लेंगे, तो आपकी अथॉरिटी DM यही लिख के देंगे कि भाई ये ईडब्ल्यूएस में है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई बट ऑन योर रिस्क। मैं इस वीडियो को सलाह दे सकता हूँ, सारे कोर्ट केसेस सारे नोटिस को समझा सकता हूँ, बट इफ़ समथिंग हैपेंस इट इज़ योर डिसीजन, यू शुड टेक इट वाइजली।
जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर टेक्स्ट बुक का पास अब खरीद लो, जिन्होंने 280 वाले में नहीं खरीदा। अब दशहरा पर सेल चल रही है, 4-5 आज लास्ट डेट है। SCR कोड यूज़ कर लेना, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। SCR के इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको फ़ायदा क्या है, आपके एक ही पास से सारे एग्ज़ाम का कवर अप हो जाता है। आप SSC, CGL, CHSL, CPO किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बेस्ट है कि आप इसको लो, ताकि आप एक ही बारी में जिसका मर्जी देना हो, किसी भी एग्ज़ाम का देना हो, आप स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सब आ जाएंगे इसके अंदर। 15 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो आपको एक आपकी रैंक दिखेगी, लीडर बोर्ड जनरेट होगा। इधर उधर भटकने से फ़ायदा नहीं है, लीडर बोर्ड में आपको दिखेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज रहेंगी, 14,000 प्रीवियस ईयर पेपर है, आपने कितने टेस्ट अटैम्प्ट करे वो भी पता चलेगा आपको, सारा कुछ आपको एक ही उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो बेस्ट है आप कोड यूज़ करोगे SCR जब भी, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, SCR यानी SSC कोड, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हमारे चैनल पर नए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, SSC कोड 1 2 3। यहाँ पर आपको सारी PDF और जो इस वीडियो में डिस्कशन है वो PDFs में प्रोवाइड कर दूंगा, कोर्ट केसेस की और FAQs की। CGL के लिए 2022 वालों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।